नमस्कार। कार्यक्रम खास मुलाकात में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और मध्य प्रदेश चुनाव की दहलीज पर बिल्कुल खड़ा है, बल्कि अब आप कह सकते हैं कि अगर हम उसको अपनी भाषा में कहें तो बिगुल बज चुका है चुनाव का, और मध्य प्रदेश पूरी तरह तैयार है। और इसीलिए आज इस कार्यक्रम में हमारे साथ जो ख़ास मेहमान हैं वो मध्य प्रदेश में चुनाव की पूरी प्रणाली को देखने के लिए भारतीय संविधान और भारतीय जो हमारा निर्वाचन आयोग है उसके द्वारा नियुक्त एक अधिकारी हैं, जिनको हम कहते हैं चुनाव आयोग की भाषा में मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी। वो 1993 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी हैं। तो मुलाकात करिए मध्य प्रदेश के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी सीनियर आईएएस मध्य प्रदेश कैडर के अनुपम राजन जी से। सर, बहुत स्वागत करता हूँ आपका। जी सर, करीब रजिस्टर्ड वोटर्स हैं 5 करोड़ 61 लाख और 5 करोड़ 60 लाख से ज़्यादा मतदाता, जिसमें 2 करोड़ 82 लाख से ज़्यादा पुरुष और 2 करोड़ 72 लाख से ज़्यादा महिला। और मैंने देखा कि थर्ड जेंडर भी करीब 1300 के करीब ये भी हैं, और 72,000 के करीब सर्विस सेक्टर के मतदाता हैं। किस तरह से आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश की तैयारी चुनाव की, और कितना आप आश्वस्त करते हैं मध्य प्रदेश की जनता को, राजनेताओं को, राजनीतिक दलों को कि आप निर्वाचन आयुक्त के माध्यम से मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी की अपनी जिम्मेदारी से स्मूथ निर्वाचन के लिए तैयार हैं पूरी तरह? नहीं, हम पूरी तरह से तैयार हैं जी। जैसे मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन अभी 4 अक्टूबर को हुआ जी, जिसके आधार पे 5 करोड़ 60 लाख से भी अधिक मतदाता हैं हमारे, जिसमें पुरुष और महिला की संख्या आपने बताई लगभग बराबर है। और अच्छी बात ये रही है कि महिलाओं की संख्या में काफ़ी बढ़ोतरी हुई है पिछले वर्षों की तुलना में। थर्ड जेंडर भी हमारे करीब 1373 हैं। युवाओं की सहभागिता बढ़ी है काफ़ी, 18 से 19 के आयु वर्ग में 22 लाख से अधिक मतदाता हैं। तो काफ़ी मतदाता सूची का जहाँ तक सवाल है, काफ़ी लोगों ने बढ़ चढ़ के इसमें अपनी सहभागिता दिखाई है। चुनाव से संबंधित जो गतिविधियां हैं वो एक तरह से जो चुनाव का जो संभावित तिथि होती है उसके लगभग 300 दिन पहले से हम लोग आरंभ करते हैं जी। P-300 हम उसको कहते हैं, P जहाँ इज द पोलिंग डेट। तो जिन जिन जो टाइमलाइन के हिसाब से जो भी गतिविधियां हैं वो अपने निर्धारित समय से चल रही हैं, जिनको पूरा हो जाना चाहिए था अब तक वो पूरी हो गई हैं। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिन पे काम चल रहा है, कुछ आने वाले दिनों में करना है चुनाव की घोषणा के बाद। तो चाहे मतदान दलों के गठन द सेंस की कितने मतदान कर्मियों की आवश्यकता होगी, उन सभी का जो डेटाबेस तैयार करना वो काम हो गया। RO की ट्रेनिंग का जहाँ तक सवाल है, करीब 1000 से भी ज़्यादा लोगों की ट्रेनिंग हो गई। आप सेंसिटिव बूथ्स की पहचान करना, वल्नरेबिलिटी मैपिंग जिसको कहते हैं वो करना, सेक्टर ऑफिसर्स की नियुक्ति, उनकी ट्रेनिंग, डिफरेंट जो IT प्लेटफॉर्म्स का उपयोग होगा उसकी जो टेस्ट रन करना होता है उसका डेमो करना है, वो सारी चीज़ें। जैसे वेबकास्टिंग होती है तो उसके टेंडर्स वगैरह, उनके जो एजेंसीज़ हैं उनकी पहचान करना, उनका चिन्हांकन करना। तो डिफरेंट एक्टिविटीज़ हैं, वो सभी अपने निर्धारित समय से जिलों में भी और असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी के स्तर पे और राज्य स्तर पे सभी पे काम लगातार चल रहा है। और एक तरह से मैं कहूँ तो हमारी पूरी तरह से तैयारी है एक निष्पक्ष और बिल्कुल मेथड्स का पालन करते हुए नियम कानूनों के तहत जो आयोग के निर्देश हैं उसके तहत चुनाव कराने की। कितने मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से हटाए गए हैं शिकायतों के चलते, या अनियमितताओं के, या लंबे समय से मध्य प्रदेश में इनकी न उपलब्धता के चलते? करीब 7 लाख के आसपास है फिगर, ऐसा या कम है इससे? नहीं, इससे ज़्यादा है। देखिए, ये हर वर्ष ये एक ऑनगोइंग प्रोसेस है मतदाता सूची में नाम जोड़ने का और नाम हटाने का जी। तो हम किसी टाइम फ्रेम की अगर बात करें और इसी साल की बात करते हैं, जैसे 5 जनवरी को हम लोगों ने एक प्रकाशन किया था, 5 जनवरी 2023 को, और एक प्रकाशन हमने 4 अक्टूबर को किया। चुनावी साल में 2 बार SSR की गतिविधि होती है, अदरवाइज साल में 1 बार होती है जो जनवरी में होती है। तो 5 जनवरी 23 से और 4 अक्टूबर 2023 तक ये जो समय रहा है, इस दौरान जो मतदाताओं की संख्या में जो कटौती हुई, जो डिलीशंस हुए हैं, वो 11,49,000 हुए हैं। अच्छा। मतलब जनवरी से लेकर के अक्टूबर तक जो मतदाता हटाए गए हैं, इसमें एक्सपायर्ड मतदाता, जिन मतदाताओं की मृत्यु हो जाती है, कुछ मतदाता जो शिफ्ट हो जाते हैं, जो कहीं और चले जाते हैं,
और कुछ रिपीट वोटर्स होते हैं, कई बार उनका नाम दो जगह गलती से या एक स्थान से वो दूसरे स्थान पे जब शिफ्ट होते हैं तो नई जगह पे उनका नाम तो जुड़ता है, पुरानी जगह से वो नाम नहीं कटवाते। लेकिन हम लोग जब गहन पुनरीक्षण करते हैं या बीएलओ घर घर जाते हैं, वो पहचान करते हैं, तो ये चीज़ें समझ में आती हैं, पता चलता है कि वो या तो व्यक्ति की मृत्यु हो गई है या व्यक्ति अब यहाँ नहीं कहीं और चला गया है, तो उनमें फिर उनके डिलीशन की निरसन की कार्रवाई की जाती है। तो नाम जुड़ना, नाम कटना एक सतत प्रक्रिया जो चलती रहती है। करीब करीब 11 लाख मतदाता ऐसे हैं नाम जिनके कटे हैं जनवरी से अक्टूबर के बीच। जी जी। ये भी एक लोगों के मन में उत्सुकता रहती है कि अंतिम प्रकाशन के बाद अगर कोई छूट गया है मतदाता, तो क्या उसको नामांकन पत्र जब दाखिल करने की तारीख घोषित होगी तो किसी उम्मीदवार के नामांकन दाखिल करने के 10 दिन पहले तक क्या उसका नाम जोड़ा जा सकता है? बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है ये, बिल्कुल सही है जी। नाम जो, जैसे हम लोग बात कर रहे थे कि ये कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, नाम जोड़ने का जहाँ तक सवाल है, जिसका नाम अभी भी छूट गया है, 4 अक्टूबर के बाद भी नाम जुड़ेंगे। और ये नाम जोड़ते हैं, जैसा आपने बताया, नॉमिनेशन फाइल करने की, नामांकन की जो आखिरी तारीख होती है उसके 10 दिन पहले तक हम उनसे आवेदन प्राप्त करते हैं। हम जो भी आवेदन हमें मिलते हैं जोड़ने के, उस पर एक समय निर्धारित है, उसके पहले हम उसका निराकरण नहीं कर सकते, हमें नोटिस वगैरह जारी करना पड़ता है 7 दिन का। तो इस कारण से उसको 10 दिन पहले पे लाके फ्रीज किया हुआ है, ताकि उसके बाद के जो 10 दिनों में आप प्राप्त आवेदनों का निराकरण कर सकें। तो यदि तो ये है इम्पॉर्टेंट कि नाम अभी भी जुड़ रहे हैं, लोग अपने आवेदन दे सकते हैं और ये तब तक जुड़ेंगे जब तक नामांकन की आखिरी तारीख नहीं आती। ये जो तहसील या छोटे कस्बों के जो निवासी हैं, उनको क्या कलेक्ट्रेट आना पड़ेगा इसके लिए, या वो अपनी तहसील में भी जो भी वहाँ नियुक्त, आपकी तरफ से नियुक्त निर्वाचन के अधिकारी हैं, वहाँ अप्रोच कर सकते हैं, या ऑनलाइन भी कोई प्रोसेस? देखिए, पूरा का पूरा प्रोसेस ऑनलाइन है। ऑनलाइन है जी। फॉर्म 6 भरते हैं हम लोग नाम जोड़ने के लिए, नाम हटाने के लिए फॉर्म 7 भरते हैं, और किसी भी प्रकार के संशोधन के लिए फॉर्म 8 भरते हैं। तो फॉर्म 6 कोई भी व्यक्ति ऑनलाइन भर सकता है। वोटर हेल्पलाइन ऐप के माध्यम से वो एक काम कर सकते हैं। मोबाइल पे आजकल सबके पास स्मार्टफोन्स हैं, बिल्कुल सही। मोबाइल ऐप डाउनलोड करके वोटर हेल्पलाइन ऐप से कर सकते हैं, वेबसाइट है उसके माध्यम से कर सकते हैं, पोर्टल के माध्यम से। और इसके अतिरिक्त भी जो बूथ लेवल ऑफिसर्स हैं, हर जितने बूथ हैं मध्य प्रदेश में, चुनाव हमारे आज की स्थिति में 64,523 मतदान केंद्र हैं। तो हर मतदान केंद्र के लिए एक व्यक्ति नियुक्त है, जिसको हम बीएलओ कहते हैं बोलचाल की भाषा में, और फुल फॉर्म उसका बूथ लेवल ऑफिसर होता है। और हर गांव वालों को पता है कि उनका बीएलओ कौन है, बिकॉज ये बीएलओ नॉर्मली काफ़ी लंबे समय से बीएलओ के रूप में काम कर रहे हैं। तो बीएलओ से संपर्क करके भी फॉर्म भरवाया जा सकता है। उनको तहसील आने की इतनी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, या तो स्वयं ऑनलाइन फॉर्म भर दें, और यदि स्वयं भरने में दिक्कत आ रही है तो बीएलओ की मदद ले लें। तो बीएलओ की जो बीएलओ ऐप है, हर बीएलओ का एक उस बीएलओ ऐप के माध्यम से बीएलओ उनका फॉर्म भर देगा। 64,000 से ज़्यादा मतदान केंद्र हैं मध्य प्रदेश में, तो जो निर्वाचन अमला लगेगा इसके लिए, जाहिर है उसकी भी ट्रेनिंग इस समय युद्ध स्तर पर चल रही है, और अंतिम चरणों में कितना अमला इसमें लगेगा निर्वाचन की इस पूरी प्रक्रिया में? एक बहुत बड़ा यज्ञ है ये लोकतंत्र का। जी देखिए, अगर 64,523 मतदान केंद्र हैं, जैसा हम सब जानते हैं कि एक मतदान केंद्र पे जो मतदान दल बनता है, जो जाता है, वो 4 लोगों का आता है। पीठासीन अधिकारी होते हैं और 3 पोलिंग अधिकारी होते हैं। तो अगर हम 65,000 मान लें, उसको 4 से गुणा कर दें, तो लगभग 2,40,000 के आसपास से, उससे ज़्यादा हो जाती है। 60,000 पे 240 होती है, 65 पे और ज़्यादा हो जाएगी, तो लगभग 2,60,000 के आसपास ये लोग हो जाएंगे। इसके अलावा करीब 20% हम लोग रिजर्व रखते हैं, कभी किसी का स्वास्थ्य खराब हो गया या मतदान के दिन किन्हीं कारणों से पारिवारिक कोई समस्या है, वो नहीं जा पा रहे हैं, तो 3 लाख 3.5 लाख लोग कम से कम मतदान दल के रूप में उनको हम लोग रखते हैं, जिनको हम ट्रेन करते हैं। इसके अलावा हर मतदान केंद्र पे पुलिस की व्यवस्था, सेक्टर ऑफिसर्स की व्यवस्था, जोनल ऑफिसर्स की व्यवस्था, तो उसके पीछे भी काफ़ी लोग काम करते हैं, जिनको हम सामान्य बोलचाल की भाषा में जब हम थिएटर की बैक स्टेज कहते हैं, तो काफ़ी लोग होते हैं जो इन कामों में लगते हैं। तो एक बहुत बड़ा अमला, मतलब स्टेट पुलिस का, सेंट्रल फोर्सेस का, इसके अतिरिक्त जो ऑब्जर्वर्स आते हैं, जो सेंट्रल सर्विसेज के लोग होते हैं, ऑब्जर्वर्स के में भी जनरल ऑब्जर्वर्स होते हैं, पुलिस ऑब्जर्वर्स होते हैं, एक्सपेंडिचर ऑब्जर्वर्स होते हैं, कई बार स्पेशल ऑब्जर्वर्स होते हैं जो अत्यंत सीनियर ऑफिसर्स होते हैं, जिनको आयोग भेजता है, वो दूसरे राज्यों के होते हैं, उनका यहाँ से कोई संबंध नहीं होता। तो
हर प्रयास ये होता है कि चुनाव न्यूट्रल हो, निष्पक्ष हो। इवन जब हम लोग बात कर रहे हैं मतदान दलों के गठन की, तो मतदान दल में जो लोग लगते हैं, जो 4 लोग जो मतदान केंद्र के अंदर बैठ के वोटिंग कराते हैं, उनमें से कोई भी आदमी उस क्षेत्र का नहीं होता जिस क्षेत्र में वो मतलब जहां वो करा रहा है, जिस विधानसभा क्षेत्र के अंदर वो निर्वाचन का काम करा रहा है, न तो वो उस विधानसभा क्षेत्र का निवासी होता है, न वो उस क्षेत्र का उसका ऑफिस होता है, न उसका वर्क प्लेस है वो, न उसका होम प्लेस है वो। तो अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग तरह के लोग लगाए जाते हैं, अलग अलग निवास स्थान के लोग, ताकि निष्पक्षता और ये चीज़ें बनी रहें। बिल्कुल आपने ठीक कहा, और यही वजह है कि पूरी दुनिया ठिठक कर भारत के इस लोकतंत्र के सबसे बड़े कार्यक्रम को देखती है और अप्रिशिएट करती है। इंटरनेशनल ऑब्जर्वर्स आते हैं, और जो साइज है हमारे देश का और जो आबादी है उस पे इतने बड़े, और वही हमें एक अद्भुत लोकतंत्र बनाती है। बिल्कुल आपने ठीक कहा सर। सर, बाध्यताएं ये भी रहती हैं कि आपको जो निर्वाचन अमला है, सीनियर ऑफिसर्स रेस्ट हाउस वगैरह में रुक सकते हैं, रुकते ही हैं, लेकिन जो चुनाव का अमला है, चुनाव में राजनीतिक दल बड़े बातें कही जाती हैं कि बड़ा लेविशली खर्च करते हैं, लेकिन निर्वाचन आयोग अपनी सीमा के चलते जो अमला है, कई बार उसको बड़ी हार्डशिप्स होती हैं। किसी कस्बे में है, गांव में है, मच्छर हैं, आप नहीं कर सकते। उन चुनौतियों से जूझ के मैं हेड्स ऑफ करता हूं आपको और आपकी पूरी टीम को कि कोई शिकायत नहीं होती। लेकिन इस प्रणाली को और बेहतर करने के लिए बजटिंग कुछ बढ़नी चाहिए कि आप या तो कुछ इस तरह के टेंट्स हों, इस तरह की चीज़ें हों जिसमें उनको उतनी समस्याएं ना हो। कई बार पीने का पानी नहीं मिलता, पोर्टेबल वाटर शुद्ध नहीं मिल पाता है। जी, अब तो खैर ऐसी दिक्कत नहीं है, पुरानी बात हो गई। लेकिन हाँ, रिसोर्सेज या जो अमले का जो मानदेय है या उनको मिलने वाली सुविधाएं हैं, उसमें निरंतर सुधार हो रहा है। आने वाले दिनों में हम देखेंगे कि हो सकता है उसमें और बेहतरी हो। खास करके जो दूर दराज के इलाके में जो लोग चुनाव कराना जाते हैं, अपने यहाँ तो वैसी समस्या नहीं है। हम लोगों के यहाँ जो मतदान दल है वो मतदान दिनांक के 1 दिन पहले रवाना होता है। अच्छा, और वो इवनिंग में मतदान केंद्र पहुँचता है। मतदान केंद्र पे चूँकि न्यूट्रलिटी की बात है, तो हम किसी की लोकल हॉस्पिटैलिटी स्वीकार नहीं करते, ऐसे उनको निर्देश भी होते हैं। तो सामान्यतः वो मतदान दल में यदि या वहाँ कोई शासकीय विद्यालय हो या कोई गेस्ट हाउस हो तो वहाँ रुकते हैं। किसी की पर्सनल हॉस्पिटैलिटी स्वीकार नहीं। होटल्स वगैरह में भी नहीं रुक सकते? होटल्स में रुक सकते हैं अपने खर्चे, बट गाँव शहर में है, गाँव में तो व्यवस्थाएँ होती नहीं होटल्स वगैरह की। लेकिन अगर हम उन राज्यों की बात करें जहाँ का जो टेरेन है या जहाँ की जो बसाहटें हैं वो काफ़ी दूर हैं, तो वहाँ कई ऐसे स्थान हैं जहाँ P-3 जिसको मैंने 3 दिन पहले मतदान दल रवाना होते हैं। जहाँ अगर हम लेह लद्दाख की बात करें, लाहौल स्पीति, हिमाचल, सुदूर प्रांतों की बात करें, और मतदान की व्यवस्था जो हम लोग लोकतंत्र की बात कर रहे थे, जो हमारी खासियत या खूबी जिसको दुनिया ठिठक के देखती है जी, गुजरात के गिर के जंगल में 1 वोटर के लिए मतदान दल बनाया जाता है, 40 किलोमीटर अंदर में। हमारे यहाँ भी यद्यपि उतने दुरूह क्षेत्र नहीं है, फिर भी मंडला में, बालाघाट में जो हमारा फॉरेस्ट एरिया है, तो एक ऐसा मतदान केंद्र हमारे यहाँ है जो 40 मतदाताओं पे, तो उनके लिए भी मतदान की वैसी व्यवस्था हम लोग सुनिश्चित करते हैं जैसी हम 1500 जो शहरों में जहाँ मतदाता होते हैं उनके लिए करते हैं। तो जो सुदूर क्षेत्रों में मतदान दल जाते हैं उनका मानदेय थोड़ा अलग होता है, सामान्य जो निर्वाचन क्षेत्र उनमें अलग होता है। लेकिन ये पूरा प्रयास होता है कि मतदान दल को सुविधाएं, बेसिक जो फैसिलिटी है वो प्राप्त हो, वो दिक्कतें ना हो जिनका जिक्र आप कर रहे हैं, या कि शुद्ध पीने का पानी भी ना मिले। हम लोग पूरा प्रयास करते हैं कि वो हेल्थ संबंधी फैसिलिटी भी हो और खाने पीने की भी दिक्कत उनको ना हो। सर, अब चुनाव की तारीखों की घोषणा हो सकती है कभी भी, हम जब आपसे ये बात कर रहे हैं। अब त्योहारों की शुरुआत हो चुकी है, नवरात्रि, दशहरा, दीपावली, तो लाइकली क्या यही है कि दीपावली के बाद एक चरण में, जैसी आपकी तैयारी है मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी मध्य प्रदेश कार्यालय की, कि एक चरण में भी आप करा सकते हैं, बाकी तो निर्वाचन आयोग तय करेगा? देखिए, चुनाव की तारीखों की घोषणा जैसा आपने कहा निर्वाचन आयोग तय करता है, और चूँकि 5 राज्यों में चुनाव होने हैं, चुनाव में सेंट्रल फोर्सेस की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है।
और जो गृह विभाग, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स उसको मोबिलाइज करता है, उनके अपने लिमिटेशंस हैं, अपने कंपल्सन्स हैं। उनको ध्यान में रखते हुए चरण वाइज चुनाव की तारीखों का ऐलान होता है। हमारे पास जो तिथि या जो आंकड़े हैं वो पिछले चुनाव के हैं। 2018 में चुनाव 28 नवंबर को हुए थे और एक चरण में हुए थे। एक चरण, तो एक चरण में चुनाव कराए जा सकते हैं मध्य प्रदेश में। हमारी तैयारियों में कोई कमी नहीं है। जो भी तिथि चुनाव आयोग निर्धारित करेगा उस तिथि में हम लोग बिल्कुल सही तरीके से चुनाव कराने के लिए तैयार हैं। चूँकि नवंबर के दूसरे सप्ताह में दीपावली है और फोर्स मोबिलाइजेशन त्योहारों में काफ़ी होता है, तो लाइकली ये माना जा सकता है कि इस बार भी नवंबर के मिड में या अंतिम सप्ताह में डिक्लेरेशन हो सकता है। कंक्लूड करूंगा सर, मतदाता बढ़ चढ़कर इस पर्व में भागीदार बने, खासतौर से जैसा आपने बताया कि युवाओं की संख्या 22 लाख से अधिक, 22 लाख से अधिक युवा मतदाता हैं और अपने मध्य प्रदेश को एक बेहतर मध्य प्रदेश बनाने के लिए वो अपनी पसंद के राजनीतिक दल को चुने। इसके लिए आप बहुत मोबिलाइज, हमने देखा निर्वाचन आयोग बहुत प्रयासरत रहता है कि अधिक से अधिक मतदान हो। कैसे आप इस बार और लोगों से अपील करेंगे और कैसे कहेंगे मीडिया भी इसमें भागीदार बने, हम भी पूरा प्रयास करेंगे? जी देखिए, पिछले विधानसभा चुनाव में जो मतदान का प्रतिशत रहा है मध्य प्रदेश का वो 75.63 था। अच्छा मतदान हुआ था, लेकिन हम चाहते हैं कि अधिक से अधिक लोग मतदान करें। 22 लाख युवाओं ने इस वर्ष अपना नाम जुड़वाया है। युवा में तो हम तो मानते हैं कि काफ़ी बड़ी संख्या है, इससे काफ़ी ज़्यादा लोग हैं। फर्स्ट टाइम वोटर्स भी काफ़ी होंगे। मतलब आज जो जिन्होंने 2 साल पहले भी नाम, मैंने पिछले 5 साल में जिनके नाम जुड़े हैं वो सभी पहली बार विधानसभा चुनाव में हिस्सा लेंगे, तो ये संख्या काफ़ी ज़्यादा है। न सिर्फ युवा, हम लोगों ने उन क्षेत्रों की पहचान की है जहाँ पे स्टेट एवरेज से कम वोटिंग हुई थी। हमारे यहाँ 230 विधानसभा क्षेत्र हैं हमारे। 95 विधानसभा क्षेत्रों में जो पिछली बार वोटिंग हुई थी वो स्टेट एवरेज से कम हुई थी, 75% से कम हुई थी। हमारे लगभग 65,000 मतदान केंद्र हैं। 28,000 मतदान केंद्र ऐसे हैं जिनमें स्टेट एवरेज से वोटिंग कम हुई थी, उनकी भी पहचान की गई है जी। अगर मैं वैसे देखूं विधानसभा वार, तो जहां जो सबसे कम वोटिंग हुई थी वो जोबट में हुई थी, उसमें 52% वोटिंग के आसपास थी। सबसे ज़्यादा वोटिंग सैलाना में हुई थी जो 89% वोटिंग हुई थी। तो हमारा जो रेंज है वो 52 से लेकर के 89% वोटिंग तक का है। कहने हमने उन मतदान केंद्रों की या उन विधानसभा क्षेत्रों की पहचान भी की गई जहां पुरुषों की तुलना में महिलाओं का वोटिंग परसेंट कम था। तो इन सभी मुद्दों पे, युवाओं पे मैंने एक टारगेटेड इंटरवेंशन हम लोग लगातार कर रहे हैं। उन क्षेत्रों में जहां महिलाओं का वोटिंग परसेंटेज कम रहा था वहाँ उन तक पहुँच करके उन कारणों की पहचान। ऐसे कितने क्षेत्र थे जहाँ महिलाओं का वोटिंग परसेंटेज भी करीब, आप मान लीजिए जो 95 जिन विधानसभा क्षेत्र में कह रहा हूँ उसमें से 30 से 35 विधानसभा क्षेत्र ऐसे थे जहाँ पुरुषों की तुलना में उनकी वोटिंग कम है। तो उन क्षेत्रों की पहचान करना, उनसे बात करने के लिए हमारी जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हैं, आशा कार्यकर्ता हैं, मतलब वुमेन सेंट्रिक अप्रोच, उनसे बातचीत कर रहे हैं। युवाओं की वोटिंग बढ़े इसलिए कॉलेजेस में, स्कूल्स में जो इलेक्ट्रो लिटरेसी क्लब्स हैं, जो बच्चे वहाँ पढ़ाए, कैंपस एम्बेसडर्स बनाए, नोडल टीचर्स हैं, युवा जैसे आजकल सोशल मीडिया पे सक्रिय है, तो उन माध्यमों से उन तक पहुँचने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में जहाँ वोटिंग कम हुई थी, तो चाहे वो वीडियो वैन्स के माध्यम से हो, फ्लैक्स, होर्डिंग्स, प्रचार प्रसार के तमाम तरीके, 1-to-1 कॉन्टैक्ट, तो अपनी तरफ से वो पूरा प्रयास है उन तक पहुँचने का। और जहाँ तक आपने कहा अपील की बात, चुनाव की घोषणा हम बहुत करीब हैं, कभी भी हो सकती है जी। तो हम लोग और सघन उन तक पहुँचने का प्रयास करेंगे। और आपके माध्यम से सभी से आग्रह, अनुरोध और अपील कि जो भी तिथि मध्य प्रदेश के लिए घोषित होती है वो सभी को पता चलेगी। हम लोग भी व्यापक प्रचार प्रसार सुनिश्चित करेंगे। और अनुरोध यही करना चाहूँगा कि लोकतंत्र का जो ये महान पर्व है, जिसके माध्यम से हम अपने वोट के माध्यम से सरकार चुनते हैं, तो वोट की जो ताकत है, वोट का जो महत्व है, मतदाता उसको पहचाने और अपने मताधिकार का जो अधिकार हमें संविधान ने दिया है उसका उपयोग करें और अपना कीमती वोट जरूर डालें। इस प्रोसेस में, इस प्रक्रिया में अपनी सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करें। बहुत धन्यवाद सर, बहुत थैंक यू वेरी मच। बहुत प्रिसाइसली लेकिन बहुत ही इम्पोर्टेंट तरीके से सारी चीज़ें बताई और जिस रिलैक्स भाव से आप हैं, ये बता रहा है कि मध्य प्रदेश
का मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय और उसके मुखिया के नाते आप पूरी मजबूत तैयारी के साथ मुस्तैद हैं। निर्विघ्न चुनाव संपन्न हो, शांतिपूर्ण हो, निष्पक्ष हो, इसके लिए भी आपको अग्रिम शुभकामनाएं। थैंक यू वेरी मच सर। ये थे मध्य प्रदेश के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी और 93 बैच के मध्य प्रदेश काडर के सीनियर IAS ऑफिसर अनुपम राजन जी। आश्वस्त हैं वो पूरी तरह कि मध्य प्रदेश में इम्पार्शियल और बिना किसी बाधा के चुनाव की पूरी तैयारी के साथ मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी मध्य प्रदेश कार्यालय तैयार है अपनी टीम के साथ। 65,000 से अधिक मतदान केंद्र और 2 लाख से अधिक मतदान के अधिकारी कर्मचारियों के सघन दल के साथ पूरी तैयारी है, कहीं कोई चुनौती नहीं है। खास मुलाकात में इतना है, अगली बार एक और खास शख्सियत को लेकर आपसे मिलेंगे। नमस्कार।